आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अज़हर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं खुलासा प्लस न्यूज़। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूं बम्बई बाज़ार के अंदर। यहां पे एक त्रिकोणीय मुकाबला बतलाया जा रहा है। यहां पे जो कि मौजूदा जो पार्षद हैं, पूर्व पार्षद अयाज़ बेग, वो कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए हैं। उसके बाद उनके टक्कर में अनवर दहलवी हैं, जो वो आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं। वहीं पर एक बंटी टापिया साहब हैं, जो कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है हैदराबाद की, उससे हैं। तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। असद ओवैसी साहब की सभा भी यहाँ पे होने वाली है, ऐसा भी बतलाया जा रहा है। और अयाज़ बेग, जो कि काफ़ी वक्त से यहाँ के पार्षद हैं, यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि वो हमारी मदद करते हैं, हमेशा खड़े हो जाते हैं, कौम के लिए खड़े हो जाते हैं। इस तरह की बातें यहाँ के व्यापारियों ने हमें बताई। और जो दूसरी तरफ अनवर दहलवी साहब हैं, जो अचानक से राजनीति में आए। इससे पहले उनकी गिनती समाज सेवी में होती थी, लेकिन वो अचानक से आए हैं। और कुछ लोगों का यहाँ पे हमने जब लोगों से बात की, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो ये बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और MIM बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिए हैं और कहीं ना कहीं ये इनकी साजिश है। ऐसा यहाँ के लोगों का, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। आइए हम इसकी आपके आगे हम चर्चा करते हैं, लोगों से यहाँ की हम बात करते हैं और यहाँ के प्रत्याशियों से बात करते हैं। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें जो है तो ताकत देगा और आपकी जो ताकत है वही हमें हिम्मत देगी। तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मेरे साथ में है इदरीस मंसूरी साहब, जो कि बम्बई बाज़ार की एक फेमस शख्सियत हैं, बुज़ुर्ग हैं, इन्हें बहुत तजुर्बा है। तो कुछ इनसे हम बात करते हैं। इदरीस साहब, आपका इस्तकबाल है खुलासा प्लस में। जी, आपको बहुत शुक्रिया। जी, बताएं आप बम्बई बाज़ार के हालात और क्या है राजनीतिक गतिविधियाँ। राजनीतिक गतिविधियाँ ये है कि यह काम तो सब हो चुके हैं जी। 10% कहाँ पे, इंशाल्लाह वो भी चुनाव बाद हो जाएंगे पूरे। और यहाँ का मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है। मतदाताओं को भी संबंधा भी चाहते हैं कि कोई बदलाव की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कुछ काम नहीं हो तो आदमी बदलाव चाहता है। ये सब काम हो रहा है तो बदलाव की जरूरत ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, ऐसा। हाँ, ये है। बोलिए। जी, मैं सूफ़ी मुश्ताक बाबा वारसी पिछले 40 साल से इस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के पार्षद जीतते आए हैं और पिछले 20 साल से अयाज़ बेग इस क्षेत्र के अंदर चुनाव जीते हैं। निर्दलीय थे जब भी जीते हैं, फिलिफाल आप था जब भी जीते हैं और कांग्रेस ने टिकट दिया जब भी जीते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है इस चुनाव के अंदर भी वो जीतेंगे और हमेशा वो जनता के बीच में रहे, चाहे दुख सुख हो किसी भी तरह का। उन्होंने कभी लोगों को ये नहीं कहा कि आइए मैं आपका साथ दूंगा। वो हमेशा ये कहते रहे गरीब लोगों को कि मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपका साथ दूंगा। गरीब लोग इनके पास आते हैं, इनसे मदद का कहते हैं, ये मदद करते हैं। क्षेत्र की पब्लिक इनको चाहती है, लाड़ करती है और इसी वजह से ये हमेशा लोगों के काम आते रहते हैं, चाहे वो स्कूल का मामला हो, अस्पताल का मामला हो, क्षेत्र का मामला हो, सड़क का मामला हो, चाहे नालियों का मामला हो। बस फ़र्क इतना सा है कि कहते ही कोई काम पूरा नहीं हो पाता है, 1-2 रोज़ लग जाते हैं। वो क्षेत्र के यहाँ के रहवासी हैं और यहाँ के सारे लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इंशाल्लाह इस साल भी उम्मीद है कि चुनाव में 17 तारीख को काफ़ी बहुमत से वो जो है फतह हासिल करेंगे। दोस्तों, आज हम बम्बई बाज़ार में खड़े, हमारे साथ में हैं कांग्रेस के पार्षद अयाज़ बेग साहब और अयाज़ बेग साहब कांग्रेस से यहाँ पे प्रत्याशी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। अयाज़ भाई, आप किन मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, बताएं। देखिए, मेरा एक ही मुद्दा शुरू से रहा है जी। मेरे वार्ड की, मेरे परिवार की, मेरी जनता जो है मेरा परिवार है। मेरे वार्ड का हर नागरिक मेरा परिवार है और उनकी अमन, खुशहाली, रोज़गार, यही मेरा मुद्दा है। यही मेरा मकसद है कि कभी भी मेरे वार्ड की जनता को कभी कोई परेशानी नहीं आए और अमन, चैन, सुकून के साथ सोएं। उनके लिए भले मुझे जागना पड़े या जो भी मेहनत करना पड़े, और किसी प्रकार के उनके काम धंधों में, उनके रोज़गार में, उनकी कोई शिकायत रहे तो उस पर तत्पर मैं उस पर खड़ा रहूँ। और अमन और खुशहाली, यही मेरा पैगाम है और यही मेरा पैगाम भी और यही मेरा मकसद भी है। अच्छा अयाज़ भाई, एक ये बात बताएं कि बम्बई बाज़ार में कितने काम हो चुके हैं और कितने काम इस वार्ड में अभी बाकी हैं। देखिए, मैं शुरू से बोलता रहा हूँ, काम कभी ख़त्म नहीं होते जी। समस्याएं रोज़ रहती हैं। सुबह शाम कुछ कचरा उठता है, 2 दिन उठाने में लग जाते हैं कई जगह। ऐसा नहीं, मैं 20 साल से पार्षद हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से, और आगे भी इंशाल्लाह आपको रिजल्ट बताएगा, 5वीं बार हम जीतेंगे। लेकिन क्या समस्या है, जैसे अभी तोड़ फोड़ हुई स्मार्ट सिटी के नाम से, भाजपा के मेयर उम्मीदवार उन्होंने खुद बोला कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पे तोड़फोड़ हुई, इसमें फिर संशोधन होना चाहिए। आज 3-4 साल हो गए हैं, कभी सीवरेज के नाम पे खुदाई हो रही है, कभी तो काम सिस्टमेटिक हो। और मेन समस्या मेरे वार्ड में पार्किंग की है, तो नया पीठा रोड चौड़ा होने से हमारी काफ़ी हद तक से ये समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। और यही मेरा मेन मुद्दा है कि
सब पार्किंग की समस्या खत्म होना चाहिए और जनता खुशहाल रहे और खुश रहे, अमन से। अच्छा, और शिक्षा के लिए भी थोड़ा सा मतलब लोगों को यहाँ पर दरकार बिल्कुल प्रयास भी करे हैं, चूँकि हम हमेशा से 20 साल से विपक्ष में बैठते आ रहे हैं और इस बार इंशाल्लाह संजय शुक्ला जी महापौर बनेंगे तो और ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगे। चूँकि गरीब बस्ती थी या झोपड़पट्टी थी वो टूट गई, तो उससे जो हमारे उर्दू स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे उसमें तादाद कम हुई है। हम उर्दू स्कूल पे ध्यान देते आए हैं और उर्दू स्कूल की जो जर्जर बिल्डिंगें बनी हुई दिख रही है आज आपको, वो मेरे द्वारा ही बनाई गई हैं, मेरे कार्यकाल में बनी है। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने पहले मदद करी थी, कलेक्टर साहब ने मदद करी, तो काफ़ी हद तक काफ़ी हुआ है काम। और जो रह गई शेष बिल्डिंग एक आध रह गई है उसको भी हम पूर्ण करेंगे, हमारे मुद्दे में है वो और हमारे उसमें घोषणा पत्र में भी। अच्छा अयाज भाई, एक बात बताएं कि इस समय आम आदमी पार्टी और MIM भी आपके सामने चुनावी मैदान में है, तो कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों से भी हमने बात करी तो बोले बीजेपी की बी टीम है, ऐसा है वैसा है, तो इसको आप क्या कहते हैं इस मसले पर? वो बी टीम है कि सी टीम है, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरा मकसद जो है मेरे वार्ड की जनता मेरा परिवार है और ये आपको जो है इंशाल्लाह 17 को जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। और मैं किसी भी पार्टी और किसी के उसमें भी आप लोग चुनौती मानते होंगे, आप लोग घूमते होंगे तो आपको चुनौती, मेरे को कहीं से कहीं तक भी जिन पार्टियों का आप नाम ले रहे हो कहीं से भी चुनौती नहीं लग रही, अल्लाह की मेहरबानी से। आपका एरिया जो है मतलब बहुत, जैसे आप भी कुछ मतलब एक पहलवानी को से जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारी व्यायामशाला बनी हुई है जी, तो उनके जीर्णोद्धार और उनको उसको वापस यदि करना जी देखिए, दो धर्म वो अखाड़े हैं, तो एक अखाड़ा इस वजह से नहीं बन पाया कि कमेटी चाहती थी कि हम जो है जब कोरोना लॉकडाउन लगा तो कमेटी चाहती थी कि अस्पताल उस पर बने, उस पर हमने प्रयास भी करे, सबने मिलके संयुक्त प्रयास करे, कोई हल नहीं निकला, वो वहीं के वहीं रह गया ना, मैं उस पर अखाड़ा बना पाया। आप वहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं, मैं बोलूँ वो गलत नहीं है। दूसरा एक मेरा खुद का करामत पहलवान के अखाड़े के नाम से जो जाना जाता है वो खुद पूरा टूट के पड़ा हुआ है। चूँकि सीवरेज लाइन, वाटर लाइन, अभी जो है गैस की लाइन डल रहा है तो लाइनों के नाम पे खुदाखुदी चल रही है, तो हमने उसका काम नहीं लगवाया है। और इस कार्यकाल में पहले ही इंशाल्लाह जैसे हम चुनाव जीतेंगे तो महीने 2 महीने के अंदर उस अखाड़े को बहुत शानदार विकसित करेंगे, ये हमारा वादा है। आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपकी अपील क्या जाएगी जनता? मैं तेरी जनता से, जनता मेरे यहाँ की जनता हार्ट ऑफ द सिटी है, जिसको कहते हैं राजबाड़े के करीब, इंदौर सिटी के बीच में, तो मैं जनता को मैं कोई इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, ना मैं कोई नेता हूँ, इनके वार्ड का, इनके परिवार का एक सदस्य हूँ। और मेरी जनता जो है किसी भी गफलत में, किसी भी कहने में, किसी भी शरारती तत्व में कहने में नहीं आएगी। माहौल आपको कुछ भी लग रहा हो, कुछ भी दिख रहा हो, मेरी जनता बहुत समझदार है और उसने हमेशा समझदारी से अपना पार्षद चुना है और अल्लाह की मेहरबानी से इस बार भी मुझे ही चुनेगी, यही उम्मीद और यही दुआओं के साथ मैं मेरी जनता से अपील करता हूँ, किसी भी शरारती तत्व के कहने पे ना आए। ये देश को बांटने वाली पार्टियां हैं, देश के लोगों को, आम हिंदू मुसलमान को बांटने वाली पार्टियां हैं और आपस में बिरादियों के नाम पे बांटने वाली पार्टी है। वार्ड के अंदर जो जनता जो काम हुआ है जी, उससे आप मतलब सेटिस्फाई? हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। अयाज बेग एक ऐसी शख्सियत है कि जिसने पूरे वार्ड में किसी को तकलीफ, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, किसी को तकलीफ नहीं आंदी है उसने, और बहुत बेहतरीन काम करा है उसने। और हमारी तो मंशा ये है कि अयाज बेग जब तक जिंदा है, जब तक पार्षद रहे यहाँ पे और यहाँ का रहनुमाई करते रहे। यहाँ पर जैसे थोड़ी समस्याएं, जैसे लोग जो हमने बातें करी हैं, तो जैसे स्वास्थ्य को लेके और स्कूल को लेके, जी, इसके लिए भी आपका कोई ओपिनियन है? स्कूल और स्वास्थ्य स्कूल के लिए अभी हमारी बात हुई अयाज बेग से, वो इंशाल्लाह ये उर्दू स्कूल को भी सही करेंगे और आगे भी है ना जो स्वास्थ्य के लिए है ना गली गली, हर गली में, हर मोहल्ले में है ना क्लिनिक खोलने का वादा किया, तो इंशाल्लाह वो भी काम होगा। वो छोटे मोटे है ना जो काम नहीं होते हैं वो तो चलते रहते हैं, वो तो हमेशा के जैसे पानी की परेशानी, ड्रेनेज की समस्या, ये तो होती रहती है, ये तो आम जिंदगी की बात है। बाकी कुल मिला के अयाज बेग ने जो काम किया उससे पूरी वार्ड की जनता खुश है और इंशाल्लाह भारी मतों से जीत होगी इंशाल्लाह। दोस्तों, अब हम हैं AIMIM के बम्बई बाज़ार से प्रत्याशी बंटी टापिया साहब के पास। आज जानते हैं बंटी टापिया से कि ये क्या कहते हैं। जी बंटी भाई, आप बताइए कि क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव के? चुनाव के मुद्दे वही हैं कि जो वार्ड क्रमांक 68 के अंदर 23 सालों में जो विकास कार्य नहीं हुए, जो डेवलपमेंट के नाम पे जो पब्लिक को गुमराह करा गया, हमेशा हर 5 साल में उसके मत को अपना किसी भी बहाने से लिया गया, उसका मिसयूज़ करा गया, उसी को लेके हम लोग मजलिस के बैनर तले हम वार्ड क्रमांक 68 में उतरे हैं और एक नई शुरुआत, एक नए मुस्तकबिल के लिए शुरुआत की है।
तो बंटी भाई ये बताएं कि जैसे आप बता रहे हैं कि इन्होंने विकास डेवलपमेंट नहीं किया, लेकिन अभी हमने यहाँ की जो आवाम से जनता से पूछा है तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि काम हुआ है, विकास हुआ है, बोले कुछ काम है जो रहेंगे। तो ऐसे कौन से काम है जो नहीं हुए, बताइए आप। 23 सालों में सब में पहला तो कि जो यहाँ का उर्दू स्कूल है वो उर्दू स्कूल आज तक के बदहाल पड़ा हुआ है, उसकी इतनी खस्ता हालत है कि आप उसको देखिए जाके। दूसरी चीज़, हर 5 सालों के अंदर बालवाड़ी के वहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल के लिए वादा किया जाता है, कस्में खाई जाती है, उसको ना आज तक के 20 सालों में पूरा किया गया। कई जगह ऐसी है पूरे वार्ड के अंदर जहाँ पे पानी की बहुत खस्ता हालत है कि हर जगह वहाँ पे भी सब वादे किए गए हैं जो उसको पूरे नहीं किए गए, और सभी चीज़ें। और हमारा जो उद्देश्य है, हमको सभी चीज़ों पे काम करना है, जैसे कि कम्युनिटी हॉल और उर्दू स्कूल को हाई सेकेंडरी करना, उसको हाईटेक बनाना और सोनोग्राफी हब बनाना। बहुत सारी हमने हमारा वो जो घोषणा पत्र नहीं है वो एक हमारा सपना है, जो अगर हमारे इस वार्ड के परिवार के लोगों ने हमको अगर काबिज किया तो हम उसको पूरा करेंगे। अच्छा बंटी भाई एक बात और बताएंगे, जैसे कि इससे पहले देखा था कि MIM कभी यहाँ पे आई नहीं थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुस्लिम चेहरे को यहाँ पे टिकट नहीं दिया है और अचानक से MIM का आना और MIM पार्टी आपने चुनी, तो इसको क्या माना जाए? नहीं, बीजेपी से कोई रिलेशन नहीं है MIM पार्टी का जी। हाँ, और कांग्रेस का अस्तित्व डूब रहा है तो इसलिए कांग्रेस बलबला रही है कहीं ना कहीं। हाँ, और आपके अपनी जनता से क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से कि एक चक्कर नई शुरुआत के लिए और नए मुस्तकबिल के लिए साथ दीजिए। जो 23 साल में नहीं हुआ, अगर 5 सालों में डिफरेंस दिखे तो हम अगली बार आपके साथ खड़े होंगे और अगली बार इस पार्षद में नॉमिनेशन करेंगे। अगर वादे पूरे नहीं करे तो कभी नॉमिनेशन भी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे हम जातिगत समीकरण भी देखने को आ रहा है कि आप जैसे जातिगत खानदान में, तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ हमारे सामने आ रही है कि मतलब मुस्लिम वोट को स्प्लिट करने के लिए, मतलब बिखेरने के लिए ये साजिशन आम आदमी पार्टी को, नीम को और कांग्रेस को इस तरह का, ताकि बीजेपी वजूद में आ जाए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, क्योंकि एक जो राजपाट करते हुए आ रहे हैं जो लोग, उनको लग रहा है कि अब हमारा राजपाट कहीं ना कहीं समाप्त होने जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये प्रोपेगेंडा लाया गया है, बाकी और कुछ भी चीज़ नहीं है। जैसे आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अभी तक काम करते हैं, लेकिन अचानक ही राजनीति में पदार्पण करना है, तो राजनीति से आप प्रेरित हुए या सामाजिक कार्यों में आपको मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब क्यों आप एक राजनीति के उसमें आए? सामाजिक काम एक मेरा शौक़ है, वो मैं करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। चुनाव के डिसीजन बहुत अच्छे आएंगे, मुझको उम्मीद है। मेरे परिवार, ये वार्ड मेरा एक जनता नहीं है, ये मेरा परिवार है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे से लोग मोहब्बत करते हैं। मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ, मैं पैराशूट से आया हुआ नहीं हूँ, और मेरा एक ख़ानदान है, मेरा परिवार है, और हर बड़े छोटे सब बुज़ुर्ग, माँ बहनें सब मेरे को मैं दिल से मोहब्बत करती है, और मेरे को यकीन है कि वो मेरे को एक मौका ज़रूर देंगे। अगर मेरे को मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह बहुत अपने जो वादे जो भी मैं करूँगा उसमें मैं बहुत खरा उतरूँगा, और जो भी काम इस वार्ड को लेके वो बेहतर से बेहतर तरीके से करूँगा। एक मौका मेरे को ज़रूर दें, सभी से, आप सभी से गुजारिश है मेरे को, वार्ड क्रमांक 68 के तमाम लोगों से। तो बंटी भाई ये बता था कि आपके यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे थे और उनकी सभा अचानक से कैंसिल हो गई, ये क्या रहा? उसके पीछे ये रहा कि एक जो उदयपुर वाला जो मसला है, एक वो रहा, और 70% विरोधियों का मामला रहा। उसके अंदर पूरा जोर लगा लिया, एक्स्ट्रा जो लगाना तो वो भी लगा लिया साहब को रोकने के लिए कि किसी भी तरीके से साहब इंदौर में ना आए। यानी मैं पूरा विरोधियों के ऊपर ही प्रहार करूँगा कि विरोधियों ने साहब को रोकने के लिए पूरा कोशिश की। लेकिन बंटी भाई यहाँ पे ये बताया गया परमिशन आप लोगों को मिल चुकी थी, परमिशन होने के बावजूद फिर आपके अध्यक्ष नहीं आए, मतलब लोग, शहर के लोग ये जानना चाहते हैं। नहीं, परमिशन कंप्लीट होने वाली थी। उदयपुर का मसला हुआ, प्रशासन ने भी सारी नाजुक हालत देखे, तो प्रशासन ने उस चीज़ पे जो भी सब मिल के उस चीज़ पे डिसीजन लिया है। हाँ,
एमआईएम जो है मध्य प्रदेश में पहले उसका वजूद नहीं था, लेकिन अभी आई है करके, तो आगे चल के इसको से बरकरार रखना है और आगे इसको विस्तार करना है, उसके लिए कुछ आपका जैसे कोई प्लानिंग हो तो उसके बारे में बताएं। हाँ, मैंने भी अभी थोड़े टाइम पहले जब साहब की तरफ से मेरे को आई, फिर मैं हैदराबाद गया, मैंने पार्टी ज्वाइन की, साहब ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किया, फिर हम लोगों ने तैयारी की और हमेशा साहब के साथ रहेंगे हम लोग। और मजलिस जिस तरीके से काम करती है, मजलिस का जो स्टाइल है काम करने का, एक पब्लिकली कि जो मेडिकल लाइन पे काम करना, स्कूल लाइन पे काम करना, आप हैदराबाद जाके देखिए कि कितने बड़े बड़े स्कूल जो एमआईएम की ज़ेर एहतमाम चल रहे हैं, जिसमें बच्चे सीबीएसई पैटर्न के अंदर पढ़ रहे हैं, हज़ारों से हज़ार बच्चे जो एक समाज से बिलोंग नहीं करते हैं, वो हर समाज से बिलोंग करते हैं बच्चे वो, और बहुत अच्छा फ्री ऑफ कास्ट में पढ़ रहे हैं हज़ारों हज़ार बच्चे वो। तो मैं उसी सब चीज़ों को लेते हुए मैं साहब से प्रभावित होकर मैंने एमआईएम ज्वाइन की, और आगे हम भी उसी पैटर्न पे काम करेंगे, साहब के पैटर्न पे। यहाँ के मौजूदा पार्षद साहब खुश हैं? हमारे पार्षद बहुत बढ़िया है साहब, मिलने के तो क्या नाम है उनका? अयाज बेग साहब उन्होंने बहुत से बोरिंग करवाया और बहुत से हर काम में हाजिर रहते हैं साहब, वो उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अच्छा, तकलीफ आती है तो खड़े रहते हैं? खड़े रहते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। तो आप खुश हो उनसे? हम तो खुश हैं साहब, हमारा बिहार में आए दिन कोई समस्या होती है वही खड़े होते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और बेग साहब का हमारा अभी बम्बई बिहार में बोरिंग भी करवाया है फिलहाल। तो आपको लगता है वो जीतेंगे इस बार? इंशाल्लाह अल्लाह, अब ये तो उसके ऊपर है, लेकिन उम्मीद तो है साहब, उम्मीद पे सब काम है। तो दोस्तों, अब हम खड़े हैं बम्बई बाज़ार के वार्ड 68 में। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनवर दहलवी साहब हमारे साथ में। आइए हम अनवर दहलवी साहब से बात करते हैं। अनवर भाई, आपका खुलासा प्लस में बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत अनवर भाई, आप ये बताएं कि आप आम आदमी पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके क्या मुद्दे, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मेरा मुद्दा है खिदमत करना। मैं तो, मेरा मकसद ही खिदमत करना है। मेरा कोई राजनीति को मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई मेरा शौक़ नहीं है, लेकिन एक खिदमत का जो जज्बा मेरे अंदर है, तो उसके लिए कुछ ऑफिशियली काम के अंदर दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था मुझे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आप पार्टी को चुना है, क्योंकि आप पार्टी की जो कार्यशैली है, आप सभी वाकिफ़ हैं उससे। दिल्ली के अंदर देखिए आप क्या काम चल रहा है वहाँ पर। वहाँ के जो सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट से बेहतर हो गए हैं, पानी, बिजली, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है वहाँ पर। इसी तरह पंजाब में भी सरकार बनाई। तो आप पार्टी की जो नीति से मुतासिर होकर मैं आप पार्टी मैंने ज्वाइन की है, और जो मेरा मकसद, मुझे ऐसा लगा कि जो मकसद मेरा, मैं उसी में इसमें रहकर मैं उसमें कामयाब होऊंगा। अच्छा, पहले आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपको जाना जाता था, सामाजिक काम आप करते थे, लेकिन अचानक राजनीति में आप आए और अचानक से ये चीज़ें। मैंने आपसे कहा ना कि मैं आज भी सामाजिक कार्यकर्ता ही हूँ और रहूँगा इंशाल्लाह, लेकिन मेरा जो मकसद है काम करना। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ ऑफिशियली काम के अंदर तो एक प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है, वही भी मैंने आपसे कही बात। तो अनवर भाई, अभी बताएं क्या काम किया आपने, मतलब समाज के हित में क्या काम किया, थोड़ा सा बताना। ये सब अल्लाह के राह में काम किए हैं, अपन उसको गिनाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि आप यहाँ के आवाम से पूछें लॉकडाउन के अंदर, और आज से नहीं, मैं पिछले कम से कम 15-20 साल से मैं और मेरा परिवार जो भी मतलब गरीबों को मतलब हर तरह से मतलब जो अल्लाह जानता हो, तो इसलिए बेहतर है कि। तो अनवर भाई, इससे पहले जो आम आदमी पार्टी है, इसको आपके ज़रिए से लोग उसको नहीं पहचानते थे, लेकिन चुनाव आए तभी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप आए, तो क्या समझ रहे हैं ये पार्टी? कुछ लोगों का हमने यहाँ से किया, तो कुछ लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी और एमआईएम दोनों बीजेपी की बी टीम है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो आप बेहतर जानते हैं कि बीजेपी की बी टीम कौन है जी। अब ये किसी को बताने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी की बीजेपी की बी टीम होती तो आज दिल्ली के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो केंद्र से मिलना चाहिए वो नहीं मिली है। अच्छा, लेकिन अनवर भाई, वहाँ पे एक चीज़ और होती है, जैसे आप बता रहे हैं कि जो एनआरसी का मुद्दा आया, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल साहब की खामोशी रही, इस पर आप क्या कहेंगे? मुस्लिम मुद्दों पे जब जुल्म होता है, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई आवाज़ क्यों नहीं उठती? नहीं, वो गाहे बगाहे कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते हैं वो, लेकिन वो एक दायरे के अंदर उठाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जहाँ जो वक्त चीज़ बोलना है उसी वक्त पे चीज़ बोली जाती है। बेकार हंगामा करके मालूम कुछ नहीं होना, बखड़ा खड़ा होना है। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है, देखने में आ रही, कुछ लोगों का ये मानना है कि आम आदमी पार्टी मुसलमानों को हक नहीं देती। जैसे कि हम बात करें, अमानतुल्लाह खान एक बेहतरीन, उनका कार्यकाल बहुत शानदार रहा, उन्होंने वहाँ पे जो वक्फ बोर्ड के अंदर जब तक वो रहे बहुत अच्छी खिदमत दी, काम किए, लेकिन उनको मंत्री भी नहीं बनाया, उसके बाद में उनको हटा दिया, और उनकी डिफेंस में भी ये पार्टी नहीं आई और उनको साइड कर दिया, स्टार प्रचारक के रूप में उनको बाहर भेजा भी नहीं जा रहा, जबकि खजराने से उनके लिए बुलाया गया था, लेकिन ऐसा क्या है? अब इतना तो मैं डीप में मतलब मेरे को मालूमात भी नहीं है, कुछ आप खुद जानते हैं कि मैंने अभी पार्टी ज्वाइन की है। जब मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा क्या हालात हैं और क्या रीज़न है उसके, उनको ऐसा
मतलब जो उनको मतलब अवॉइड किया है, जब कोशिश करूँगा मालूमात करने की, अगर होगा तो इंशाल्लाह वही आपसे मौका थी वो क्या बात करूँगा आपसे। फिलहाल तो मैं भी, आपको मालूम है कि नया नया मेरा जन्म हुआ आम पार्टी में जी। तो आप नए नए हैं इसलिए आपको कुछ वो नहीं है। सही बात है, हकीकत है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जातिगत समीकरण है। जी। जैसे हमको ये सुनने में, जैसे हमने लोगों से बात करी तो बोले कि देखो यहाँ पर जैसे मंसूरी बिरादरी है, शिवा बिरादरी है और वो दूसरे हैं जो ऐसे, तो यहाँ पर जान करके मतलब बीजेपी ने जैसे एक को वोट नहीं दिया मुस्लिमों को और दूसरा जातिगत समीकरण देखते हुए दूसरी पार्टी को भी उतारा है। जी। तो क्या आप उस बात से कितने मतलब उसका विरोध करते हैं या उसको पक्ष में रखते हैं, क्या समस्या होती है? देखिए यहाँ पर क्या है, या तो ये बस ठीक है, यहाँ पर मंसूरी बिरादरी है, छिपा दहलवी बिरादरी है, राइन बिरादरी है और अपना रंगरेज बिरादरी है, सभी यहाँ पर कॉमन मतलब मिक्स हैं। लेकिन कभी ऐसा जाति वाला मुद्दा नहीं उठा। यहाँ पर सिर्फ इंसानियत वाली चीज़ है ना, जो आदमी अच्छा होगा सब उसके साथ में रहते हैं यहाँ पर, जाति वो जितने भी हैं। मतलब ये नहीं कि यार आप मेरे साथ देख लीजिए, आप यहाँ मेरे साथ मंसूरी समाज के भी खड़े हुए हैं, राइन बिरादरी के भी खड़े हैं, मेरा छिपा बिरादरी के भी खड़े हुए हैं और अपने कौन सी बिरादरी, अपनी मेरासी बिरादरी भी, मतलब सभी बिरादरी, मुझे खान बिरादरी भी, सभी सब खड़े हैं यहाँ पर। तो मेरे साथ सभी का समर्थन है। और मैंने भी बताया आपको बात कि यहाँ पर लोग एक इंसानियत और खिदमत को अंजाम देते हैं, मतलब बिरादरी से उनको कोई मतलब नहीं है। और रहा सवाल, आपने एक बात पूछी थी कि बीजेपी ने जो खड़ा किया, तो हम बीजेपी के कैंडिडेटों का अभी इसकी काउंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ मात्र 1800 वोट हैं उनके। अब 1800 वोट के अंदर तो 100% तो वोटिंग करा नहीं सकते वो, 1400-1300 वोट इनफ बहुत होगा है। उसके बाद भी उस प्रत्याशी का वहाँ पर विरोध, और वहाँ के जो लोग हैं, मैं मिलकर आया हूँ, उन लोगों ने भी बहुत हम लोगों को वादे किए हैं कि हमारा वोट आपको जाएगा, आम आदमी पार्टी को जाएगा। हम आदमी पार्टी की रीति नीति से हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। सेकेंडली कि मेरा खुद के पर्सनल ताल्लुकात हैं वहाँ पर, लॉकडाउन के अंदर या कुछ दूसरे वैसे हालात हुए तो मैं उन लोगों को थोड़ी सी ताल्लुकात कायम हो गए उनसे। तो आपका ये कहना है कि मतलब जो गैर मुस्लिम जो मतदाता हैं उनका भी आपसे वादा है कि वो आपको वोट करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बराबर, इंसान के नाते बिल्कुल। हम मेरे अच्छे दोस्त हैं, मिलने वाले भी, और मैं सोशल वर्कर हूँ तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं वो कि कब अनवर भाई ने हमसे ताल्लुक़ कायम किया है, क्या कोरोना काल हुआ हो या उससे पहले भी दो चार ऐसे कोई वाक़यात पेश आए तो उस दौरान मैं बाकायदा उनसे मिला हूँ, मुझसे जो हुआ है मैंने उनकी खिदमत की उनकी। अच्छा, इस वार्ड में कुछ काम की कमी है या विकास हुआ या नहीं हुआ, इस मसले में आप क्या कहेंगे? देखिए, अब ये बेहतर तो आप ही जानते हैं कि यहाँ पर आप खुद इस वार्ड से घूम रहे हैं, और 20 साल से यहाँ पर एक ही पार्षद है हमारे, लेकिन आज भी यहाँ पर ऑफिस नहीं है पार्षद नाम पर। और अगर आप मेरे को एक भी बता देंगे नया कोई विकास हुआ है, सिर्फ यहाँ बिजली पानी की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बहुत सारे आज बालबड़ी देखें आप। आप निर्दलीय भी ऑप्शन था, आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी? आम आदमी पार्टी की अभी कुछ मैंने उसके बारे में मालूमात की है कि वो CCC फैक्टर पे काम करती है, उसमें क्रिमिनल नहीं होना, करप्टर नहीं होना और सांप्रदायिक नहीं होना। तो इसलिए उसके जो ख्यालात से तो मुझसे वाकिफ़ हुआ और मुतासिर हुआ उससे। जो अपनों को काम करना, सामाजिक काम करना, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये हिंदू है, मुस्लिम है या सिख है, ईसाई है। और मैं जब भी कुछ काम करता हूँ तो मैं सिर्फ इंसान देखता हूँ, इंसानियत। और हमारे आका का फरमान है, लोगों को फ़ायदा पहुँचाते रहो, बड़े आदमी बन जाओगे। तो मेरा मकसद है बस करते जाओ। लेकिन अनवर भाई, एक चीज़ ये देखने में आई है कि जब भी किसी के साथ जुल्म होता है ना, तो यदि वो गैर मुस्लिम होता है तो उनके लिए वो अरविंद केजरीवाल साहब की ट्वीट आ जाती है और वो खंडन कर देते हैं उसका। लेकिन जब किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है या कुछ जातियाँ होती हैं तो उसका वो खंडन नहीं करते हैं, कोई ट्वीट नहीं आती है, कोई बयान नहीं आता, ऐसा क्यों होता है? मैंने आपसे कभी पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे को धीरे धीरे क्या है कि इस फील्ड में मैं आया हूँ, इस पार्टी में आया हूँ मैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं भी उनका विरोध करूँगा, उनसे आपको करूँगा कि आपने जो जहाँ पर जो मुद्दे की बात है, जहाँ पर हक बोलना है, आपको बोलना चाहिए। मैं बाकायदा उनसे बात करूँगा फ़ोन लगाकर, मेरे पास मुझे नंबर भी आ गए हैं उनके, कॉन्टेक्ट भी मेरा इंशाल्लाह होते रहेगा उनसे। अगर जहाँ जुल्म हो रहा, भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसा हो, किसी पर भी अगर जुल्म हो रहा है तो बोलना चाहिए उनको। संजय सिंह जी 3 तारीख को आ रहे हैं, तो इसके लिए आप सवाल भी राजी कर रहे हैं? जी हाँ, संजय सिंह 3 तारीख को आ रहे हैं और हमारी पूरी पुरजोर हमारी तैयारी है। हमारा जो, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि लोगों का ये है कि बम्बई बिहार में कराया जाए, तो मेरा कहना ये है कि बम्बई बिहार में अगर सभा कराएंगे तो वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ डिस्टर्ब होंगे लोग। अपन नहीं चाहते कि अपनी वजह से कोई व्यापार में या किसी तरह कोई फ़र्क हो या ट्रैफिक ख़राब हो या दुकानदारी ख़राब हो। तो हम लोग नया पीठा है जो कि एक सीध मतलब 2 पट्टी हैं उसके अंदर, अभी नया पीठा चौड़ा हुआ है। तो बालवाड़ी की जो जगह सीधे स्टेट है, तो वहाँ पर अगर करा सकते हैं तो वहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ट्रैफिक का ना किसी दुकानदारों को। तो हम सोच रहे हैं परमिशन ले ली है, लगा दी है, कल परमिशन मिल जाएगी 12 बजे तक इंशाल्लाह। तो और एक तो काम मेरे को कहना आप कहें तो, हाँ मेरा कुछ सवाल कर रहे हैं जो जनता आपसे जानना हाँ, आप जितना खुल के बोलोगे ना उतना अच्छा मैसेज आपको जाएगा। क्या है कि मेरे बारे में कोई यहाँ भरम फैलाया गया है
कि अनवर अगर पार्षद बन गया तो बम्बई यार 10 बजे बंद करवा देगा। अनवर अगर पार्षद बन गया तो यहाँ की जो दुकानें चल रही हैं गोश्त की वो बंद करवा देगा। तो मेरा उन लोगों से कहना है, जो लोग कह रहे हैं वो समझ रहे हैं कि अनवर क्या बंद करवाएगा। अनुभव सब वही समझते हैं कि अनवर क्या बंद करवाएगा क्या बंद नहीं करवाएगा। कुछ अवैध गतिविधियाँ हैं वो तो मैं बंद करवा दूंगा इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है। और रहा सवाल बाज़ार का, तो आप यहाँ पूछ लें कि इस बार भी बाज़ार, मैंने जब मीटिंग चल रही थी CSP साहब और SP साहब बैठे थे वहाँ पर, अपने AGM साहब भी बैठे हुए थे। रमज़ान के अंदर मैंने खुद बाकायदा आवाज़ बुलंद माइक के ऊपर बोलकर मैंने कहा कि हमारा बाज़ार सुबह तक हमें सीढ़ी तक की इजाज़त दी जाए, और आपकी दुआ से मेरे कहने पर ही वहाँ पर अपने जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने इजाज़त दी। और रहा सवाल ये है कि जो बाज़ार जो कि 12 बजे बंद हो रहा है, तो मेरा वादा इंशाल्लाह बाज़ार 12 नहीं ग्रीन जोन बनेगा और 2 बजे तक बाज़ार खुला रहेगा सराफे की तरह, ये मेरा वादा है। और जो दुकानें चल रही हैं अपने गोश्त की, तो उसको मैं क्यों बंद करवाऊँगा? मेरा तो बल्कि उनका ये है कि और सिस्टमेटिक ढंग से दुकानें बनेगी और बाकायदा बिना किसी परेशानी से वो लोग आराम से अपना गोश्त बेच सकेंगे। और रजिस्टर्ड इनका एक मेरा मकसद है कि वो इनको सिलेंडर हाउस खुला जाए, ताकि किसी तरह के जो आस पास वाले जो उनको छीनने की कोशिश करते हैं ना, उस चीज़ से उनको छुटकारा मिल जाए और अपने फ़ख्र के साथ वो गोश्त बेच सकें बिना किसी परेशानी के। और मेरे 2-3 काम और हैं, एक हर क्षेत्र में लाइब्रेरी खोलना, मोहल्ला क्लिनिक खोलना, और गरीबों के लिए जो दिल्ली के अंदर जो आप पार्टी ने किया है 5 रुपये से लेकर 10 रुपये के अंदर भोजन खाना, तो इंशाल्लाह मेरा वो भी है, उसमें भी अल्लाह की तरफ से मेरे को ये उम्मीद है कि वो अल्लाह मुझे कामयाब करेगा उसके अंदर। जो यहाँ पर जो गोश्त की दुकानें हैं, मेरा आपकी दुआ से मैं हज करके आया हूँ, तो मैं वहाँ पर देखी मैंने सऊदी में, मक्का और मदीना मुनव्वरा में, तो वहाँ पर इतनी अपने के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से दुकानें बना रखी है। तो मेरा यही मकसद है कि यहाँ पर भी अपन दुकानें ऐसी बना दी जाएँ कि एक आम आदमी तो ठीक है, और लेडीज़ भी वहाँ पर बाकायदा मतलब खरीदो फरोख्त कर सकती हैं, इतनी मतलब अपने ट्रेडिशनल से बना दी जाए। और मेरा आप ये चाहते हैं कि जिस तरह से ख़वातीन अभी यहाँ पे आने में एक शर्म महसूस करती हैं, मामला ऐसा नहीं है, तो आप ये मामला चाहते हैं कि लेडीज़ भी यहाँ पे आके ख़रीदारी कर सकें? बराबर, लेडीज़ भी यहाँ पर जो ख़रीदारी कर सकें आराम से, अपने एक पर्दे का दायरा रहेगा उनका, चाहे तो जैसे भी यहाँ बैठेंगी। दुकानें ऐसी रहेगी कि आदमी को आने में शर्म नहीं बल्कि फ़ख्र महसूस होगा कि मैं इसी दुकान पर बैठा हूँ, कोई महसूस नहीं करेगा कि ये दुकान काहे की है। चलिए ठीक है, खुलासा प्लस से बात करने के लिए शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने तीनों प्रत्याशियों की बातें आपको बताई। तीनों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी बातें अपनी रखी, तीनों प्रत्याशियों ने अपने अपने वादे रखे। अयाज बेग कांग्रेस से थे, बंटी टापिया ओवैसी की पार्टी MIM से थे, उसके बाद में जो अनवर देहलवी थे वो आम आदमी पार्टी से थे। सब ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, सब ने अपने अपने दावे रखे हैं। जब 6 तारीख को जनता वोट डालेगी तो जनता फैसला करेगी, और उसके जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद मालूम पड़ेगा कि किसके दावे खोखले थे, किसके दावे मजबूत हैं, और जनता को कौन सा प्रत्याशी पसंद है, ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। और 6 तारीख को जनता इसका फैसला करेगी। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़।